सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो आज जो है ये स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, आपके लिए है ही एक जनरल अवेयरनेस, आपको इस बारे में पता होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए वीडियो है, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और कोचिंग सेंटर्स के कोई संचालक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि हाल ही में बीते 24 घंटे के अंदर सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है। केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि कोचिंग सेंटर्स को कुछ नॉर्म्स का पालन करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं पालन तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन बंद भी किया जा सकता है। आखिर वो चीज़ें क्या है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा बर्निंग आजकल का जो पॉइंट इसमें चल रहा है वो यही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर जिनका 10th अभी नहीं हुआ, यानी कि जिनका सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी कॉलेज जिसे हम कहते हैं एसएससी जो कहते हैं, अगर वो उसको क्रॉस नहीं किया यानी 10th क्लास से नीचे के हैं, उसको अगर कोचिंग सेंटर में दाखिला दिया जाता है ऐसे बच्चों को, तो फिर उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्ताई से एक्शंस वगैरह लिए जाएंगे। क्या क्या चीज़ें डिटेल में एक एक करके देखते हैं। 5 मिनट का ऐसे वीडियो होने वाला है, आप इसमें डिटेल में सारी बातों को समझ लेंगे। जो भी पॉइंट्स है मैंने क्रिस्प वे में यहाँ पर लिखे हुए, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ, एग्जिस्टिंग सेंटर मस्ट रजिस्टर अगेंस्ट विद इन 3 months ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस। जब भी ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर्स का हो जाना चाहिए। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है उनको अपना कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कर देना चाहिए अंडर 3 months। अगली बात है, एडिशनली ईच ब्रांच ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। यानी कि कोचिंग सेंटर्स में आप देखते होंगे कहीं पे साइंस स्ट्रीम चल रही है, कहीं पे कॉमर्स स्ट्रीम चल रही है, कहीं आर्ट साइड चल रही है, इन सबको एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंटिटी माना जाएगा, ऐसा कंसिडर किया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बोला गया। द गाइडलाइंस ऑल्सो स्टिपुलेट दैट कोचिंग सेंटर्स मस्ट ओनली एम्प्लॉय ट्यूटर्स हु हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द गाइडलाइंस ऑल्सो स्टिपुलेट, यानी कि कुल मिलाकर आपकी गाइडलाइंस में ये साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स के लिए लिखी गई है ये बातें कि उन्हें अपने जो एम्प्लॉय यानी कि जो टीचर्स ट्यूटर्स रखे गए हैं पढ़ाने के लिए, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक की तो कम से कम होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल माने जाएंगे। और साथ में 1-2 पॉइंट इसमें और रखे गए हैं कि जिन एजुकेटर्स को रखा गया है, जिन ट्यूटर्स को रखा गया पढ़ाने के लिए, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका जो करेक्टर होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, उनका इस तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड, अगर कोई इस तरह से ब्लैक लिस्टेड अगर वो पहले रह चुके हैं तो उनको नहीं रख सकते कोचिंग सेंटर में अपने पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट के रूप में। स्टूडेंट बिलो द एज ऑफ 16 और दोज हु हैव नॉट येट कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल आर नॉट अलाउड टू बी इनरोल्ड इन द सेंटर्स। सेकेंडरी स्कूल यानी कि ये बेसिकली एसएससी की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th से नीचे का अगर कोई बच्चा है या फिर उसकी 16 साल तक की उम्र अगर उसने क्रॉस नहीं की है, ऐसी दोनों ही सूरतों में बच्चा जो होगा उसको कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं देगा। यानी कुल मिला के कोचिंग सेंटर सब 16 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ही लागू होंगे, उन्हीं पर होंगे। कारण क्या है इसका? सबसे महत्वपूर्ण कारण जो उसका निकल के आया है वो यह है कि पिछले बीते सालों में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स का जो सुसाइडिंग जो अटेम्प्ट रेशियो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, चाहे जेई हो, आईआईटी हो, नीट हो, इस तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मेच्योरिटी उनका लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता, मेंटली वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन उन पर आवश्यकता से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है बहुत कम उम्र में, 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो वो प्रेशर को वो बेयर नहीं कर पाते और लास्ट में इस तरह के कदम उठाते हैं। तो इस चिंता को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया, इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है। अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सोचने वाली बात है कि बच्चे सुसाइड करते क्यों है ना, इसमें कारण क्या है? देखिए, बच्चा जब पढ़ने जाता है कोचिंग सेंटर में, कहीं दूसरे अपनी मेन प्लेस जो होम टाउन रहता है वहाँ से बाहर निकलता है, किसी दूसरी जगह अनजान जगह में जाता है, वहाँ कोचिंग सेंटर में रहता है, पढ़ाई करता है, बहुत सारी भीड़ रहती है कोचिंग सेंटर में, 100, 200, 500 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर वो बैठा रहता है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आती। बहुत बार ऐसा देखा गया कि उसको डाउट क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। हो सकता है वो इंटीरियर इलाके से आया हो और उसका बेस उतना अच्छा ना हो और वो टीचर के साथ अपने लेवल को मैच ना कर पा रहा हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं रहती हैं। ऐसे समय में फिर बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है कि यार क्या मैं वापस जाऊँ? अब वापस जाने के बाद के लिए 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जिसके घर पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम है, जिसके घर में उसके घर वाले जब समझते हैं कि यार हाँ बच्चा मुसीबत में है, टेंस्ड है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे को आराम से वहां से अपलिफ्ट कर देते हैं, बुला देते हैं वापस अपनी तरफ। लेकिन दूसरे किस्म के बच्चे होते हैं जो इंटीरियर इलाके से आए, रूरल इलाके से आए हैं, जिनके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहीं से कर्ज लेकर, लोन लेकर बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया था। अब ऐसी स्थिति में बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो ये समझ जाता है कि यार अगर मैं घर में पापा को बोलूंगा या मम्मी को बोलूंगा तो उनको एक टेंशन होगा, उनके पैसे कहीं ना कहीं बर्बाद जाएंगे। तो इस चीज में वो इन चीजों से जूझता रहता है। और इन चीज़ों से जूझते जूझते 2 काम होते हैं, एक तो ना तो उसे चीज़ें समझ में आ रही होती है, ना तो वो ढंग से आगे जा पाता है, ना ही वो ढंग से पीछे आ पाता है। इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता रहता है और वैसे भी वो अकेला रह रहा है, उम्र भी उसकी बहुत कोई खास बड़ी है नहीं। ऐसी स्थिति में वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता, फिर कुछ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए एक शर्म की बात होती है। तो इसमें यही बात हमें समझनी है, यही सरकार ने भी इस चीज़ को समझा और इसी चीज़ को नोट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। 7वां पॉइंट, द गाइडलाइंस ऑल्सो इंश्योर दैट इफ अ स्टूडेंट विड्रॉज फ्रॉम अ कोर्स बिफोर
इट्स कंप्लीशन दे विल बी रिफंडेड अ पोर्शन ऑफ द फीस ऑन अ प्रो रेटा बेसिस विद 10 डेज। ये पॉइंट्स पे आप मत जाना, सीक्वेंस के आधार पे नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने क्रिस्प पॉइंट लिख दिए। इस पॉइंट का कुल मिला के मतलब इतना है कि अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को आती है कि बच्चा चाहता है कि यार मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रहा, हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे, और हमने फीस दे दी है, मान लेते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए हमने फीस दे दी है 1 साल या 2 साल की। तो उसमें अब जो स्टूडेंट है उसके पास ये एक तरह की इंडिपेंडेंसी होगी कि वो अपने फी को रिफंड कर सकता है। रिफंड कैसे करेगा? रिफंड उतना हिस्सा रिफंड कर देगा जितना उसका बचा हुआ। इसको एग्जांपल से समझ लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि 365 रुपए फीस है 1 साल की, एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि 365 रुपए फीस है 1 साल की, ऐसी एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूं। आप इसको 365,000 यानी कि 3,65,000 भी कह सकते हो। तो एक रफली मैं कह लेता हूं कि 3,65,000 मान लेते हैं कि एक 1 ईयर की फीस है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं किसी कोचिंग सेंटर की, यहां पर बच्चा जाता है एडमिशन लेता है, लेकिन वो यहां पर मान लेते हैं कि सिर्फ 180 दिन ही पढ़ता है, यानी कि शुरुआत के 6 महीने तक वो पढ़ता है और उसको लगता है कि इसके बाद मुझे ढंग से समझ में नहीं आ पा रहा, यानी उसने सिर्फ 180 दिन ही पढ़ा। बाकी के जो बच गए आपके 185 दिन के करीब करीब बात है, 185 दिन का हो जाता है 185,000 रुपए, क्योंकि मैंने इस हिसाब से लगाया था कि 1,000 रुपए एक दिन का पड़ रहा है, इस हिसाब से मैंने रफ कैलकुलेशन दिखाने के लिए किया। तो उसको 1,85,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे 6 महीने के बाद। इसी को कहते हैं प्रो रेटा बेसिस, ठीक है ना। और 10 दिनों के अंदर अंदर एक काम हो जाना चाहिए, यानी कि उन पर प्रेशर नहीं बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपका बच्चा फेल हो जाएगा, ये सब बातें। अगर बच्चा संतुष्ट नहीं है तो वो सीधे वापस हो सकता है और रिफंड उसको उतना मिलेगा जितने दिन अभी उसके बचे हुए हैं प्रो रेटा बेसिस पर, ठीक है। छठी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला जा रहा है कि आपको कोचिंग सेंटर को साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करनी होगी, जिसमें आपको स्पेशली बताना होगा कि आपका करिकुलम क्या क्या है, आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज क्या क्या, आपके ट्यूटर्स कौन कौन से हैं, कोर्सेज क्या क्या आपके वहां चलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन क्या है, और फी वगैरह के बारे में पूरी डिटेल को ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा आपने कहां पर, अपनी वेबसाइट में, ताकि पूरा का पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, वहां पर सब चीजें दिखती रहे आपको। और ट्यूटर्स के बारे में जितनी डिटेल्स हो सकती है, करिकुलम के बारे में, और जो आपका कोर्स कंप्लीशन, ताकि बच्चा अपना एक आइडिया लगा सके कितने टाइम में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कितने मुझे रिवीजन करना है वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीजें होंगी, जब चीजें सिस्टमैटिक रहेंगी तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा होगा स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, और कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को मिलेगा। एजुकेशन इंडस्ट्री जो बीते कुछ टाइम में, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह का, यार हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, सुसाइड जैसे केसेस आ रहे हैं। अब देखिए टीचर्स क्या कर रहे हैं ना, कोई जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इस तरह का एक तरह का विशियस साइकिल बन चुकी थी, एक तरह का दुष्चक्र बन चुका था कि उसका शिकार अल्टीमेटली बच्चा हो रहा था। तो मैं इसे बहुत अच्छा एक कदम मानता हूं जो कि सरकार के द्वारा लिया गया। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर्स इन द कंट्री। द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर पॉलिसी और रेगुलेशन हैज लेड टू इश्यूज सच एज स्टूडेंट स्ट्रेस, सुसाइड एंड एक्सीडेंट्स। यानी कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो सुसाइड्स हो रही हैं, जो बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ता रह रहा है, मेंटल इलनेस के जो शिकार होते रह रहे हैं, इस तरह की जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये चीजें बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का कदम उठाया। द न्यू रेगुलेशंस एम टू एड्रेस दीज कंसर्न्स एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग कोचिंग सेंटर्स। तो उनकी ताकि उनका मानसिक जो उनका पोषण हो सके वो अच्छे से हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज उठाई गई है। ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि आप इनका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका जनरल नॉलेज भी यहाँ पर चेक हो जाए, और एटलीस्ट पता होना चाहिए हमें कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है जिनके द्वारा एक कदम उठाया गया, और ये बहुत सराहनीय कदम ऐसे मानता हूँ। अभी भी देखिए चीजें अभी आई हैं, धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन में आएंगी, लेकिन अभी जब बात निकली है, मैंने पहले भी कही थी, पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स के ओनर इस बात को सुन रहे हो सकते हैं, स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हो सकते हैं। बात को प्लीज ध्यान से ऐसे समझे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम क्रैक करना चाहते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इस तरह की चीजें, अगर हम बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, यानी कि एक प्रेशर डालते हैं, वो उसको उस तरह का इन्वायरमेंट मिल नहीं पा रहा जहां पर वो विकसित हो सकता, लेकिन हम फिर भी उसको अगर जबरदस्ती दबाव डाल लें तो उसके परिणाम वैसे ही होंगे जैसे कि आज तक होते रहे। इसीलिए समझदार, इसमें जो सहभागिता है वो सबकी होनी चाहिए, सरकार की सहभागिता होनी चाहिए, पेरेंट्स की सहभागिता होनी चाहिए, ट्यूटर्स की सहभागिता होनी चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए। इन सबके बीच में जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार हो पाएगा, तब जाकर हम कह पाएंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इंजीनियर तैयार करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी तैयार करना है, और अच्छा इंसान तैयार करने के लिए हमें यही वो उम्र होगी, 16, 17, 18 साल की उम्र होगी जब वो सीखेगा। अगर हमने स्ट्रेस देना अच्छी बात है, मतलब मेरा कहने का मतलब एक लेवल ऑफ स्ट्रेस ठीक है,
एक लेवल ऑफ स्ट्रेस ठीक है, एक कंसर्न ठीक है अपनी पढ़ाई के लिए, जिम्मेदारी वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, कंसिस्टेंसी वाली बात है, ये अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब ये चीजें ओवर हो जाती हैं, जब ये चीजें हद से ज्यादा बेहद हो जाती हैं, तो उस स्थिति में फिर उस तरह के बेकार से परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उसी को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ चुके होंगे और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसे 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, उनको जानने की कोशिश करा करें कि क्या चल रहा है इनकी पढ़ाई में, क्या नहीं चल रहा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जाकर मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को, प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।